हाँ जी, कल हमने पढ़ा था वाक्य, शब्दों का, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित शब्द समूह, जिससे वक्ता अपना आशय प्रकट कर सके और श्रोता उसको समझ सके। ठीक है, यानी कि सार्थक शब्दों का समूह। उसके बाद आता है आपका वाक्यांश, किसी वाक्य धन अंश। हाँ, किसी वाक्य का छोटा टुकड़ा, जैसे मेज पर, लेकिन इससे पूरा अर्थ प्रकट नहीं होगा। मेज पर क्या, पुस्तक मेज पर है, तो ये इसको हम वाक्य कहेंगे, और खाली मेज पर को हम कहेंगे वाक्यांश। ठीक है, इसके दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कहते हैं हम कर्ता को, और विधेय कहते हैं कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए। उसके बाद था हमारा वाक्य के दो भेद है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद हो जाते हैं। नंबर 1 विधानवाचक, जिसको हम कथनात्मक या सकारात्मक भी कहते हैं। पहचान क्या है इसकी, इसमें कोई अवस्था, स्थिति या कोई जानकारी होती है। जैसे रवि की मां बहुत बीमार है, इससे हमें उसकी अवस्था का पता चलता है। इंडिया गेट दिल्ली में है, इससे हमें जानकारी मिली है ना। तो इससे पता चलता है कि ये विधानवाचक है। दूसरा ये सकारात्मक है। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक से इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोई आज्ञा या फिर प्रार्थना की गई हो। कृपया बाहर जाइए, शांत बैठो, इसमें शांत बैठो में आज्ञा हो गई, और कृपया बाहर जाइए थोड़ी रिक्वेस्ट हो गई, प्रार्थना हो गई। निषेध, जैसा इसका नाम है निषेध या नकारात्मक या इनकार वाले शब्द, जिसमें नहीं निषेध किया गया या इनकार किया गया हो। प्रश्नवाचक में कोई प्रश्न किया जाता है, आप कब आए, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। इच्छावाचक, इच्छा की गई है कि काश मुझे पैसे मिल जाए, इच्छा है हमारी। संदेह, शायद आज बारिश हो जाए, इसमें संदेह हो गया। विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक, विस्मयादि बोधक में आपको पता ही है, ये हर्ष, शोक, घृणा ऐसी स्थिति में यूज होता है। तो जब भी हमें इस तरह की न्यूज मिलती है, कोई खबर मिलती है, तो मन में एक वेग होता है, तूफान। ठीक है, तो मन में एक शोक जैसा लगता है, झटका जैसा लगता है, इसलिए इसको विस्मयादि बोधक को ही हम मनोवेगात्मक भी कह देते हैं। रफ्तार, वेग मतलब रफ्तार, ठीक है, इसीलिए इसको विस्मयादि बोधक को हम मनोवेगात्मक भी कह देते हैं। संकेत बोधक, संकेत बोधक कोई इशारा, संकेत या शर्त, जैसे अगर मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे, यानी कि पास होने की शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अगर कुछ पाना चाहते हो, काटना चाहते हो, तो इसकी शर्त यह है कि आपको पहले उसमें कुछ बोना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्ले है रचना के आधार पर। इसको आधार पर रचना के आधार पर सिर्फ 3 भेद है इसके। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्र या इसको मिश्रित भी कह देते हैं, कई बार कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज है।
देखिए बेटा, जैसा कि इसका नाम है सरल, सरल मतलब बहुत आसान, ठीक है। तो ये सबसे पहली ट्रिक के हिसाब से आपको मैं बता देती हूँ कि ये बहुत छोटे सेंटेंस होते हैं पहली शर्त, लेकिन हम उस छोटे को बड़ा भी कर देते हैं कई बार, तो ये नियम हर जगह लागू नहीं होगा, लेकिन देखने से आपको पता चलेगा बहुत छोटे सेंटेंस हैं, लेकिन ये बहुत सरल होते हैं। दूसरी पहचान, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। क्रिया भेद भी इसमें एक ही होता है, एक ही इसमें क्रिया होती है, ये इसकी पहचान है। जैसे रवि स्कूल जाता है, कौन सा वाक्य हुआ? सरल वाक्य है, सरल वाक्य। रवि सुबह सुबह स्कूल जाता है, तो भी सरल वाक्य है, क्योंकि क्रिया तो एक ही है ना इसमें। कह सकते हैं मोहन स्कूल जाता है, ये इसमें क्रिया है, ठीक है। क्रिया एक होगी कि वो स्कूल जा रहा है, वो सुबह सुबह जाए या शाम को जाए, सुबह सुबह मोहन स्कूल जाता है, तो भी एक ही क्रिया हो गई, है ना। मोहन बस से स्कूल जाता है, मोहन बस से स्कूल जाता है, तो भी एक ही क्रिया हो गई इसमें, है ना। कहने का मतलब ये है, या फिर कह दें मोहन सीधे रास्ते से साइकिल से स्कूल जाता है, लेकिन क्रिया तो क्या हो गई इसमें, जो भी कुछ एग्जाम्पल दोगे, लेकिन क्रिया एक ही है कि वो स्कूल ही जाना, चाहे जैसे भी जाए, वो पैदल जाए, साइकिल से जाए, टेढ़े बेढ़े रास्ते से जाए, सीधे रास्ते से जाए, सुबह जाए, शाम जाए, जो भी है, लेकिन जाए, क्रिया इसमें एक ही है और एक ही इसमें उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है ना, मोहन, ठीक है। जा तो मोहन ही रहा है, इसलिए ये कितना भी लंबा कर दो इस सेंटेंस को, लेकिन होगा कौन सा? सरल वाक्य। तो इसलिए हमारा पहला जो नियम था कि छोटा हो, ये जरूरी नहीं कि हमारा हमेशा छोटा ही हो, मैक्सिमम छोटे ही होते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी पहचान ये है, इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है, क्रिया रूप एक ही होता है, ठीक है। जैसे मोहन खाना खाकर सो गया, इसमें दो क्रिया होगी, खाना खाना और सोना, दो क्रिया होगी, इसलिए हम इसको सरल नहीं कहेंगे। दूसरा आपका है संयुक्त वाक्य, ये हमारा क्लियर है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब ये होता है जुड़ा हुआ, जोड़ना, मिलाना, संयोजन करना। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है कंजक्शंस, कंजक्शन मतलब दो अलग अलग शब्द होंगे, दो अलग अलग वाक्य होंगे, सेंटेंस होंगे, उसको किसी कंजक्शन की वजह से कनेक्ट किया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा, संयोजन। इसी तरह से हिंदी में है, दो अलग अलग वाक्यों को किसी एक संयोजक की सहायता से उनको जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे मोहन बाजार जाता है और वहां से फल लेके आता है, दोनों अलग अलग सेंटेंस है, दोनों अलग अलग वाक्य है। मोहन बाजार जाता है एक अपने आप में पूर्ण है, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, कि मोहन बाजार जाता है, इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। वहां से सब्जियां लेकर आता है, इसका भी अपना संपूर्ण अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व है ना। संपूर्ण आशय भी प्रकट होगा, यानी कि पूर्ण वाक्य ये भी है और ये भी है, लेकिन इन दोनों वाक्यों को हमने जोड़ दिया और ये हमारा संयोजक, यानी कि जो जोड़ने का काम करता है, मिलाने का काम करता है, संयोग करने का काम करता है, वो हमारा संयोजक कहलाता है, ठीक है। मोहन बाजार जाता है और वहां से सब्जियां लेकर आता है, तो ये हमारा संयोजक था, जिसने दो अलग अलग वाक्यों का, जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी था, उन दोनों को जोड़कर एक करने का काम किसने किया? ओग ने, ठीक है। तो अब ये वाक्य कौन सा बन गया? संयुक्त वाक्य, ठीक है।
यानी कि दो अलग अलग शब्दों को जो मिलाने का काम करता है, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जो संयोजक होता है वो उसका संयुक्त वाक्य बना देता है। ठीक है। राम बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आ सका। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बन गया, इसलिए ना इन दोनों को जोड़ दिया। मिश्र वाक्य, जैसा कि इसका नाम है मिश्र या मिश्रित भी कह सकते हैं इसको, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इसका मतलब आश्रित उपवाक्य। यह वही लड़का है जिसने गिलास तोड़ा था। ठीक है, यह वही लड़का है जिसने गिलास तोड़ा था। ये प्रधान उपवाक्य है। कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है बेटा कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। इसलिए हमें ये भी क्लियर होना जरूरी है कि हमें पता हो कौन सा उपवाक्य प्रधान है, कौन सा आश्रित। आश्रित का मतलब होता है डिपेंड, यानी कि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा जब तक प्रधान उपवाक्य उसमें नहीं मिलेगा। प्रधान उपवाक्य के साथ में ही आश्रित उपवाक्य का प्रयोग करेंगे। जिसने गिलास तोड़ा था इसका कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक हम ये नहीं कहेंगे यह वही लड़का है, क्योंकि मिश्र वाक्य की पहचान ये है कि जब हम एक वाक्य बोलेंगे, यानी कि हमें पता है एक प्रधान उपवाक्य एक आश्रित उपवाक्य है, जब तक हम उसको बोलेंगे तो लगेगा कुछ अधूरा है, यह वही लड़का है। इससे स्पष्ट होता कि अभी इसमें कुछ बाकी है, यानी कि इसका पूर्ण अस्तित्व नहीं हुआ है ना। तो इसे बोलने से ही हमें पता चल जाएगा कि यह अभी पूर्ण वाक्य नहीं है, कुछ और भी बाकी है, और कहना बाकी है। यह वही लड़का है जिसने गिलास तोड़ा था। जब तक हम ये पूरा वाक्य नहीं बोलेंगे, यानी कि ये आश्रित उपवाक्य कौन सा हो गया, जिसने गिलास तोड़ा था। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पे हमेशा डिपेंड करेगा। क्लियर? हाँ जी, अब इसके हम कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है, इसी से देख लेते। मोहन बाजार जाता है, इसमें उद्देश्य कौन है, मोहन। और ये पूरा जो है जो मोहन के विषय में कहा जाता है वो विधेय कहलाएगा। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम आपको, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें और इसमें। सरल तो अपने आप में ही सरल है और स्पष्ट भी है, लेकिन आप लोग किसमें कंफ्यूज होते हैं, मिश्र में और संयुक्त में। बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र उपवाक्य में दो अलग अलग उपवाक्य होंगे जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होगा, और मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य होंगे। जैसा इसका नाम है मिश्र अर्थात आश्रित, मिश्रित या आश्रित, इसमें आश्रित उपवाक्य का होना कंपलसरी है। दूसरी एक ट्रिक के हिसाब से भी मैं कुछ एक शब्द बता देती हूँ, उससे भी आप पहचान लेंगे। ज्यादातर मिश्र वाक्य में की और जय से जुड़े हुए कोई भी शब्द आपको दिखाई दे, यानी कि पूरे वाक्य में की या जय, तथापि, यद्यपि, यदि, इस तरह के वाक्य दिखाई दे तो वहां बिना सोचे समझे आप मिश्र वाक्य बता सकते हैं। मैं आज लेट आया क्योंकि रास्ता खराब था। ठीक है, मैं आज लेट आया क्योंकि रास्ता खराब था, मिश्र वाक्य। और बोलने से भी आपको पता चल रहा है मैं आज लेट आया,
क्योंकि ये पूर्ण वाक्य नहीं है, क्योंकि इसको बोलने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे इसके बाद भी कुछ बाकी है ना, तो इससे भी हमें पता चल जाता है। दूसरी ट्रिक के अगर हिसाब से लगाए, क्योंकि कि इसमें आया, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। जैसे ही मैं या ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा, इस तरह भी बोल सकते हैं, ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। ट्रिक के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ज्यों बोल दिया मैंने उससे भी पता चल रहा है। जो बोएगा वही तो काटेगा। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस को बोलते ही पता चल जाएगा कि भाई ये आश्रित है, क्योंकि वो अधूरा जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि उसमें कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा अपना, क्योंकि वो डिपेंड है, वो अपने आप में स्वतंत्र है ही नहीं। इसी से पता चल जाएगा। अगर फिर भी ना पता चले तो आप इस तरह के शब्द देख लोगे, यद्यपि, तथापि, है ना, ज्यों कि, इस तरह के शब्द आप देख लोगे। मैं कुछ शब्द लिख भी देती हूँ आपके। ताकि, क्योंकि और कि, जैसा कि, ज्यों ही, या क्यों ही भी हो सकता है ये, त्यों ही, इसका भी मैं बताऊंगी क्यों हो सकता है त्यों ही, जब तब, जैसा वैसा, जैसा वैसा, तथापि, जहां तक, यद्यपि, तथापि, जहां तक, यदि तो, और भी कुछ रह गया क्या? मैं भी मैंने सारे ही लिख दिए हैं कि, ताकि, क्योंकि, जैसे ही भी हो सकता है बेटा, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, जब ही, भले ही, जब तक, जहां तक, जो, यदि, तो, जहां तक और जो, जहां तक लिख दिया, जो और तो भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये लो, 2 बार हो गए। अगर हम इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ज्यादातर जय के और की वाले शब्द ही आएंगे, है ना। ये जैसे आप कह रहे हो त्यों, त्यों को भी आप ज्यों लगा के देख सकते हो। जहां तय आया वहां पर जय लगा के, जैसे तब है, तब पे भी अगर हम जब लगा के देखेंगे तो भी सेंटेंस बन रहा है, सेंस दे रहा है हमारा। जैसा वैसा, यहां पर वैसा है, लेकिन इस वैसे को हटाकर अगर हम जय का यूज करते हैं तो भी ये सेंस देगा है और वो की वही सेंस देगा। इसकी सेंस में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, अर्थात इसके वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ये भी सब कौन सा वाक्य कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। अब अच्छी खासी पहचान मिल गई। और इनके अलावा कोई भी शब्द आता है, इसलिए किंतु परंतु वगैरह जैसे आते हैं, वो सब हमारे किस में चले जाएंगे? संयुक्त वाक्य में। लेकिन इसको आप वाक्य को ध्यान से देखेंगे कि ये पूर्ण अस्तित्व वाला है या आश्रित वाला, ये जरूर देख लेंगे। सारी चीजें हमें ट्रिक के हिसाब से नहीं चलती,
लेकिन उसमें भी सोल्व करने से पहले आप उसका अस्तित्व जरूर देखेंगे। ठीक है, ये डिपेंड वाला है या फिर स्वतंत्र वाला, यानी कि दोनों जो दो वाक्यांश होंगे, जो हमारी दो अलग अलग वाक्य होंगे, वो पूर्ण अर्थ वाले होंगे, यानी कि उसमें किसी तीसरे की कोई जरूरत ही नहीं होगी। जैसा कि हमने कहा इसमें आश्रित होगा, तो आश्रित की कोई जरूरत ही नहीं होगी, वो स्वतंत्र अस्तित्व वाले होंगे। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मिश्र में और संयुक्त में। अगर ये आपको अच्छी तरह से याद है तो ये आपके 3 नंबर पक्के। ठीक है, अब हम कोई वाक्यांश ले लेते हैं। ने मां से गंगा स्नान के लिए चलने को कहा। ये हमारा सरल वाक्य है क्योंकि इसमें क्रिया एक ही है। ठीक है, पिताजी मां को कह रहे हैं कि गंगा स्नान करने चलें। लेकिन अगर मैं इसी को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना चाहूं, पिताजी ने मां से कहा, अधूरा हो गया ना, क्योंकि इतना बोलने के बाद हमें लगता है कि कुछ ना कुछ बाकी है। इसका मतलब आश्रित है ये, वो अपने आप में पूर्ण वाक्य था, सरल वाक्य था, लेकिन अब मैं इसको आश्रित बना रही हूं। तो पिताजी ने मां से कहा, क्या कहा कि गंगा स्नान करने को चले। अब पूरा वाक्य हुआ, यानी कि आश्रित जो उपवाक्य था कि गंगा स्नान करने को चले। इस तरह से याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। दूसरा देखिए, मां ने आसना से शादी करने को कहा। सरल वाक्य है, ये सरल वाक्य है, हमें फिर से इसको मिश्रित वाक्य बनाना है। मां ने आसना से कहा, हो गया दूंगा, मां ने आसना से कहा कि वह शादी कर ले। अब पूर्ण वाक्य हुआ। फर्क समझ में आया आश्रित का? हाँ, और इसमें जब भी आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप उसको अंडरलाइन कर लेना कि ये हमारा प्रधान उपवाक्य है और ये हमारा आश्रित। ठीक है, क्योंकि मिश्र वाक्य में ही ये पूछा जा सकता है कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित है, क्योंकि संयुक्त में और सरल वाक्य में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। सरल वाक्य है, अब हम इसको मिश्र वाक्य में बना रहे हैं। हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमें तैरना था। हम लोग नदी पर गए थे, बोलने से पता चल रहा है कि अभी ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमें तैरना था। और अगर हम इसी को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना चाहें तो हम लोगों को तैरना था, इसलिए हम नदी पर गए थे। क्योंकि नदी पर गए थे ये भी पूर्ण है और हमें तैरना था ये भी पूर्ण है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अधूरा छूटा है। गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए। मिश्र वाक्य में बदल गई हूं। जब मजदूरों ने गड्ढा खोदा तब वे चले गए। जब मजदूरों ने गड्ढा खोदा तब वे चले गए। अब इसी को अगर हम संयुक्त में बदलना चाहे तो मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वो चले गए। ठीक है, न्यू एग्जाम्पल। मैं कार चलाने वाली लड़की से मिला। मैं कार चलाने वाली लड़की से मिला। वैसे आप लोग तो रोज ही मिलते हैं। मैं उस लड़की से मिला जो कार चला रही थी। ठीक है, हो गया मिश्र वाक्य। मैं उस लड़की से मिला, आधा बोला है, लग रहा है कुछ छूटा है, अभी कुछ बाकी है। ठीक है, मैं उस लड़की से मिला जो कार चला रही थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ चुकी थी। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब गाड़ी आ चुकी थी।
जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, हो गया अधूरा, तब गाड़ी आ चुकी थी। कुछ एक संयुक्त वाक्य की भी उदाहरण देख लीजिए। नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया। नीचे गिरने के कारण ग्लास टूट गया। ग्लास नीचे गिरा और टूट गया। बाजार जाकर वह मेरे लिए फल लाई। वह बाजार गई और मेरे लिए फल लाई। मेरे बहुत समझाने पर भी वह ना मानी। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मुझे नहीं लगता संयुक्त वाक्य में और सरल वाक्य में अब आपको कोई डाउट रहा होगा। बस दिक्कत आपको आती है मिश्र वाक्य में, लेकिन मिश्र वाक्य में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा अपने आप में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक वाक्य मुख्य उपवाक्य रहेगा और दूसरा जो होगा वो आश्रित होगा। यानी कि पहला वाक्य बोलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कुछ अधूरा है, कुछ छूटा है, कुछ बाकी है, ठीक है। और जब तक हम दूसरा जो आश्रित है उसको नहीं बोलेंगे तब तक वो पूर्ण अस्तित्व प्रदान करेगा ही नहीं। यानी कि उसका पूर्ण अस्तित्व तभी प्रकट होगा जब हम आश्रित उपवाक्य को उसके साथ में जोड़ेंगे। कुछ एक और उदाहरण देख लीजिए। मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। मोहन ने जो कार्ड छपवाए थे वो शादी के लिए थे। बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता। वाकई में झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता, लेकिन अगर हम इसी को मिश्र में वाक्य में बदले तो जो झूठ बोलते हैं उसे कोई प्यार नहीं करता। मैंने शीला से अपने साथ चलने को कहा। मैंने शीला से अपने साथ चलने को कहा। मैंने शीला से कहा कि वह मेरे साथ चले। क्लियर? मैंने शीला से कहा कि वह मेरे साथ चले। हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। जैसे ही हम बाहर निकले बारिश शुरू हो गई या बारिश होने लगी। बेटा वाक्य का प्रकार बदलते समय हम कभी भी टेंस नहीं चेंज करेंगे, उसका काल चेंज नहीं करेंगे। जिस काल में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको उसी में हम परिवर्तित करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। मैं एक बहुत होशियार आदमी से मिला। मैं उस आदमी से मिला जो बहुत होशियार था। मैं उस आदमी से मिला जो बहुत होशियार था। थैला उठाकर लाला जी दुकान की ओर चले गए। मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे। जब लाला जी ने थैला उठाया तब वे दुकान की ओर चले गए। और अगर हम इसी को संयुक्त वाक्य में चेंज करें तो लाला जी ने थैला उठाया और वो दुकान की ओर चले। जाकर मीरा खुश नहीं है। सरल वाक्य है, ससुराल जाकर मीरा खुश नहीं है। मिश्र वाक्य में बदलिए। जब से मीरा ससुराल गई है तब से वह खुश नहीं है। इसी को अगर हम संयुक्त में भी चेंज करना चाहे तो मीरा ससुराल चली गई लेकिन खुश नहीं है, या पर वो खुश नहीं है परंतु वह खुश नहीं, कुछ भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन इसमें दोनों का संपूर्ण अस्तित्व जरूर हो, स्वतंत्र अस्तित्व जरूर हो। मीरा ससुराल चली गई पर वह खुश नहीं है।